हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल संजीत टेक्निकल @21 में। सबसे पहले मैं आज उन लोगों को धन्यवाद कहना चाहूँगा जो लोग हमारे चैनल के साथ में जुड़े हुए हैं, ठीक है। और कुछ लोग ऐसे भी हैं जो लोग हमारी वीडियो को देख रहे हैं पर अभी तक आप जो है चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। तो मैं उन लोगों को वही बोलना चाहूँगा कि आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल की अहमियत जो है आपको आने वाले दिनों में देखने को मिलेगा। क्योंकि इस चैनल पे हम जो है फ्यूचर ट्रेड के लिए काफ़ी कुछ जो है करने वाले हैं, ठीक है। और जो कि हमारी ये सीरीज चल रही है DRDO 100 दिन की सिलेक्शन वाली क्लास, इसमें ऑलरेडी हम लोग जो है 60+ वीडियो को अपलोड कर चुके हैं। यह मोर देन सफिशिएंट है किसी भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम की। अगर आप ITI लेवल से तैयारी करते हैं तो उन सभी एग्ज़ाम के लिए एक अच्छा बूस्टर के तरीके जो है साबित होगी, ठीक है। तो और भी बहुत कुछ हम अपने तरफ से प्रयास कर रहे हैं आप लोगों को करने के लिए, क्योंकि हमने अभी नोटिस किया है और आपने भी नोटिस इसका जो है नोटिफिकेशन के माध्यम से या कई सोर्सेज के माध्यम से आपको जानकारी प्राप्त हो गई होगी कि अलग अलग डिपार्टमेंट में कि अलग अलग यूनिट से जो है रिक्रूटमेंट निकल के आ रही है, ठीक है। तो आने वाला जो वर्ष है आप लोगों के लिए काफ़ी अवसर होगा, उसमें आप कुछ अच्छा कर सकें। इसके लिए ज़रूरी है कि आप एक अच्छे कंटेंट के साथ में अपनी तैयारी को बूस्ट करें। और कंटेंट की बात करें तो हम हमेशा से आपको बताते आ रहे हैं कि हम जो है निमी के कंटेंट का डिस्कशन करते हैं, ठीक है, जिसमें आपको विभिन्न प्रकार के क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं, ठीक है। और उन सारे क्वेश्चन का डिटेल हम करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। और आपने अगर किसी भी सेंट्रल गवर्नमेंट हो, स्टेट गवर्नमेंट हो या अन्य किसी भी एग्ज़ाम की अगर आप तैयारी कर रहे हैं या आपने उसका पेपर दिया होगा तो आपने नोटिस किया होगा कि जो मैक्सिमम क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो आपकी निमी की बुक से ही पूछे जाते हैं। और ऑलरेडी हमारी जो DRDO सितंबर 10 की जो एग्ज़ाम होने वाला है, ठीक है, उसके लिए हमने 100 दिन के सिलेक्शन एक सीरीज चला रखी है, जिसमें मोर देन 60 वीडियोज़ को हम लोग अपलोड कर दिए हैं, ठीक है। तो यह सीरीज़ आप लोगों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो उन सभी वीडियोज़ को एक बार ज़रूर देख करके जाएँ। इससे आपको निश्चित ही एग्ज़ाम में जो है इसका फ़ायदा या इसका बेनिफिट जो है आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो आपसे पुनः एक बार रिक्वेस्ट है कि जो लोग चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। आपका जो एक क्या होता है कि आप जो वीडियो को लाइक करते हैं या चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो इससे हमें एक मोटिवेशन मिलता है। मुझे लगता है कि हाँ, हम जो मेहनत कर रहे हैं वो पॉजिटिव वे में जा रही है, इसका बेनिफिट आपको मिल रहा है, ठीक है। तो आपसे रिक्वेस्ट रहेगा यही कि आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। और एक बार विश्वास करके देखिए हमारे ऊपर, हम जो है आपको इतना कंटेंट प्रोवाइड कर देंगे कि यह किसी भी टेक्निकल एग्ज़ाम के लिए मोर देन सफिशिएंट होगा, ठीक है। तो चलिए ज़्यादा बातें अब ना करते हुए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, वेल्डर द्वारा प्रयोग किए जाने वाले हैमर का भार कितना होता है। तो याद रखिएगा कि वेल्डर द्वारा प्रयोग किए जाने वाले हैमर का जो भार होता है या वजन होता है वह 1 kg होता है, ठीक है। हैमर से संबंधित कुछ क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो उनका डिस्कशन जो है मैं आप लोगों के साथ करना चाहता हूं। जैसे कि एक क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है, मार्किंग के लिए मार्किंग के लिए हैमर जो प्रयोग किया जाता है उसका वजन कितना होता है। तो याद रखिए कि जो मार्किंग के लिए हैमर प्रयोग किया जाता है उसका वजन जो होता है 250 ग्राम होता है, ठीक है। और एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि मैलेट हैमर बनाए जाते हैं। तो मैलेट हैमर जो है आपके लकड़ी के बनाए जाते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। और जो सॉफ्ट हैमर है यह प्लास्टिक या लेदर के बनाए जाते हैं। सॉफ्ट हैमर का प्रयोग जो है हम सीट मेटल कार्यों में करते हैं, ठीक है। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको याद रखिएगा, ठीक है। और एक क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में अक्सर पूछता है आपसे कि हैमर का कौन सा पोर्शन जो होता है सॉफ्ट रखा जाता है। तो याद रखिएगा कि हैमर का जो चिक होता है इसको सॉफ्ट रखते हैं, ठीक है। तो एटलीस्ट हैमर के बारे में इतनी सारी जानकारी आपको होनी चाहिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सॉफ्ट सोल्डर कितने डिग्री सेल्सियस तापमान पर पिघलता है। तो याद रखिएगा सॉफ्ट सोल्डर जो है आपका 183 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे पिघल जाता है, ठीक है। और सोल्डर की कंपोजिशन की बात करें, यानी कि इसके मिश्रण की बात करें, तो इसमें टिन और जो है लेड होता है, जिसमें टिन की जो मात्रा होती है 63% और जो लेड की मात्रा होती है 37% होती है, ठीक है। तो ये भी आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे पूछ सकता है। और जो सोल्डर के द्वारा जो जॉइंट बनता है वो सेमी परमानेंट जॉइंट बनता है। तो इतने सारे पॉइंट्स आपके सोल्डर से संबंधित याद होने चाहिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन और एक क्वेश्चन और आपसे पूछता है कि सोल्डर का जो बीट होता है वो किसका बनाया जाता है। तो याद रखिएगा कि सोल्डर का जो बीट होता है वो आपका कापर का बनाया जाता है, ठीक है। तो मैं कोशिश करता हूँ कि एक क्वेश्चन से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट बन सकते हैं या जो क्वेश्चन से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण पॉइंट एग्जाम में किसी पूछे गए हैं उन सारे पॉइंट्स को आप लोगों के साथ में डिस्कस कर पाऊँ, ठीक है। और आप कुछ लोग कहते हैं कि सर वीडियो को स्क्रीन के ऊपर जो है लिख करके बताइए। तो ये थोड़ा हमें लगता है कि इसमें से क्या होता है कि
इसमें आपका टाइम थोड़ा ज़्यादा लग जाता है। इस वजह से मैं आपको स्क्रीन के ऊपर किसी प्रकार की कोई रफ का कार्य नहीं करता हूँ। ठीक है, आपसे रिक्वेस्ट है कि केवल कंसंट्रेशन के साथ में वीडियो को आप देखिए। 2 से 3 बार अगर आप हमारी वीडियो को देख लेते हैं तो आपके सारे जो डाउट है या सारे जो जितने भी पॉइंट हमने डिस्कस किए हैं वो आपको याद हो जाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जाब को बराबर भागों में मशीनिंग करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? तो याद रखिएगा, जाब को बराबर भागों में मशीनिंग करने के लिए हम इंडेक्सिंग फिक्सचर का प्रयोग करते हैं। जिग और फिक्सचर ये ऐसे टॉपिक्स हैं जहाँ से अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो एक नॉर्मल क्वेश्चन जिग से आपसे पूछता है कि जिग का कार्य होता है, तो यह टूल को लोकेट, गाइड और होल्ड करता है। ठीक है, जबकि फिक्सचर जो है यह टूल को लोकेट और होल्ड करता है, यह टूल को गाइड नहीं करता है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बेसिक डिफरेंस है आपके जिग और फिक्सचर में, तो इतना आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 नंबर का, कनकेव और कन्वेक्स रेडियस की चेकिंग के लिए किसका प्रयोग करते हैं? तो याद रखिएगा, कनकेव और कन्वेक्स रेडियस की चेकिंग करने के लिए हम रेडियस गेज का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, आपसे पूछ सकता है। एक क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि जेग किस प्रकार के टूल है, यह डायरेक्ट रीडिंग इंस्ट्रूमेंट है कि इनडायरेक्ट रीडिंग इंस्ट्रूमेंट है? तो याद रखिएगा, जो गेज होते हैं आपके इनडायरेक्ट रीडिंग जो कनकेव और जो रेडियस गेज होता है वो आप रेडियस गेज के माध्यम से हम कनकेव और कन्वेक्स रेडियस की चेकिंग करते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 नंबर का, एंगल गेज की रेंज कितनी होती है? तो याद रखिएगा, एंगल गेज का प्रयोग हम जाब के एंगल को मापने के लिए करते हैं और इसकी जो रेंज होती है 1 डिग्री से लेकर 45 डिग्री तक होती है। यानी कि एंगल गेज के माध्यम से हम 1 से लेकर के 45 डिग्री तक के कोण को माप सकते हैं। तो ये भी याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 नंबर का, स्लॉट और रिसेस की परिशुद्धता में माप लेने व चेकिंग के लिए किस टूल का प्रयोग करते हैं? तो स्लॉट हो गया, ब्लाइंड होल हो गया। ठीक है, इन सब की माप के लिए हम जो है डेप्थ गेज का प्रयोग करते हैं। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको याद रखिएगा कि स्लॉट हो गया, ब्लाइंड होल हो गया, ठीक है, और रेसेस हो गया, इन सभी की माप या इसकी चेकिंग के लिए हम डेप्थ गेज का प्रयोग करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट 7 नंबर क्वेश्चन आपका, कार्य के साथ लेथ टूल को अलाइन करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो याद रखिएगा कि जॉब के साथ में लेथ टूल को अलाइनमेंट करने के लिए हम सेंटर गेज का प्रयोग करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 8 नंबर का, लैपिंग प्लेट पर ग्रूव क्यों दिए जाते हैं? तो याद रखिएगा कि जब लैपिंग प्लेट होता है उस पर ग्रूव जो होते हैं लैपिंग पेस्ट को भरने के लिए, लैपिंग पेस्ट को लगाने के लिए दिए जाते हैं। ठीक है, और लैपिंग पेस्ट लगाने के बाद हम क्या करते हैं, उसकी जो है केरोसिन ऑयल के माध्यम से उसको क्या करते हैं, फिर धो देते हैं। तो ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9 नंबर का, टंगस्टन स्टील के होनिंग के लिए किस एब्रेसिव का प्रयोग करते हैं? तो याद रखिएगा, टंगस्टन स्टील के होनिंग के लिए हम डायमंड एब्रेसिव का प्रयोग करते हैं। एब्रेसिव जो है आपके मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं, एक सिंथेटिक, एक आर्टिफिशियल एब्रेसिव और एक नेचुरल एब्रेसिव। ठीक है, तो याद रखिएगा, डायमंड, कोरंडम, एमरी ये सभी आपके नेचुरल एब्रेसिव हैं, जबकि एल्युमिनियम ऑक्साइड और सिलिकॉन कार्बाइड आपके ये आर्टिफिशियल एब्रेसिव हैं। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको याद रखिएगा। और होनिंग जो है यह एक प्रकार की फिनिशिंग की प्रक्रिया है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 10 नंबर का, गेज की लैपिंग के लिए किस एब्रेसिव का प्रयोग करते हैं? तो याद रखिएगा कि गेज की लैपिंग के लिए हम बोरॉन कार्बाइड का प्रयोग करते हैं। तो इस वीडियो में हमने जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, ठीक है, गेज से संबंधित, उन सभी पॉइंट्स को कवर करने का प्रयास किया है। फिर भी अगर कोई क्वेश्चन छूट जाता है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता दीजिए, हम उसका जो डिस्कशन जो है अगली वीडियो में कर देंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन जो है आपका पूछा गया है कि गेज की लैपिंग के लिए किस एब्रेसिव का प्रयोग करते हैं? तो याद रखिएगा कि बोरान कार्बाइड का प्रयोग हम करते हैं गेज की लैपिंग के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नॉर्मलाइजिंग प्रोसेस में जाब को ठंडा किया जाता है। तो कैसे किया जाता है? तो उसको हम रूम टेम्परेचर यानी कि कमरे के तापमान पर हम नॉर्मलाइजिंग प्रोसेस में जाब को ठंडा करते हैं। और इसके साथ ही एक होता है कि आप उसी में खुली भट्टी में ही छोड़ देते हैं, तो वह जो होती है आपकी एनलिंग प्रोसेस में जो है आपको जॉब को जो है क्या कहते हैं, भट्टी में ही छोड़ दिया जाता है। ठीक है, तो या राख के द्वारा उसको ढक करके उसमें हम ठंडा कर रहे हैं, वो होता है आपका एनलिंग प्रोसेस। ठीक है, नॉर्मलाइजिंग प्रोसेस क्या होता है, थोड़ा सा हीट ट्रीटमेंट की प्रक्रिया है, इसको थोड़ा सा जान लेते हैं। ठीक है, नॉर्मलाइजिंग में क्या होता है कि जो जॉब है उसके अंदर स्ट्रेस या स्ट्रेन जो कि उसके ऊपर किसी भी जॉब के ऊपर कोल्ड वर्किंग करने से यानी कि हैमरिंग वगैरह का कार्य करने से उसमें जो स्ट्रेस या स्ट्रेन उत्पन्न हो जाते हैं उसको दूर करने के लिए हम नॉर्मलाइजिंग प्रोसेस करते हैं। ठीक है, और यानी कि ग्रेन साइज़ को रिफाइन करने की जो प्रोसेस होती है उसी को हम नॉर्मलाइजिंग प्रोसेस कहते हैं। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन है 12 नंबर का, हाई स्पीड स्टील की कौन सी हीट ट्रीटमेंट प्रक्रिया की जाती है? तो याद रखिएगा, हाई स्पीड स्टील के लिए हम एनलिंग की प्रक्रिया करते हैं। ठीक है, और प्लेन कार्बन स्टील की बात करें तो वहाँ पे आपकी जो है
नॉर्मलाइजिंग की प्रक्रिया की जाती है। ठीक है, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हीट ट्रीटमेंट प्रक्रिया के दौरान जब कार्बन घुलकर सॉलिड सॉल्यूशन बनाता है तो उसे क्या कहते हैं। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई सारे एग्जाम में बार बार पूछा जाता है, तो इसको प्लीज़ मार्क करके और इसको याद रखिएगा। हीट ट्रीटमेंट प्रक्रिया में जब कार्बन घुलकर सॉलिड सॉल्यूशन बनाता है तो उसे हम ऑस्टेनाइट कहते हैं। ठीक है, और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14 नंबर का, कौन सी बियरिंग रेडियल और थ्रस्ट दोनों लोड ले सकते हैं। तो जो बाल बियरिंग होती है वह आपकी रेडियल और थ्रस्ट दोनों लोड ले सकती है। ठीक है, बियरिंग जो आपकी मुख्यतः दो प्रकार की होती है, एक फ्रिक्शन बियरिंग और एक एंटी फ्रिक्शन बियरिंग। ठीक है, तो ये भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15 नंबर का, नीडल बियरिंग में रोलर की लंबाई उसके व्यास की कितने गुना होती है। तो याद रखिएगा कि जो नीडल बियरिंग होती है उसमें उसकी जो लंबाई होती है रोलर की वह उसके व्यास के 4 गुना के बराबर होती है। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16 नंबर का, बाल बियरिंग का कौन सा भाग हाउसिंग से जुड़ा होता है। तो ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई सारे एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, तो इस वीडियो में हमने प्रीवियस ईयर एग्जाम से पूछे गए क्वेश्चंस को भी लिया है, तो यह वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही हेल्पफुल हो जाती है। ठीक है, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को अंत तक देखिएगा, इसमें अभी बहुत ही अच्छे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। 16 नंबर क्वेश्चन है आपका, बाल बियरिंग का कौन सा भाग हाउसिंग से जुड़ा रहता है। तो उसको बाल बियरिंग का जो आउटर रेस होता है वो आपका हाउसिंग से जुड़ा रहता है, जबकि इसका इनर रेस होता है वो आप उसमें आपकी जो सॉफ्ट जो है फिट रहती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन होता है आपका कि बियरिंग के अक्ष के समांतर में प्रयुक्त होने वाले लोड को क्या कहते हैं। तो जो बियरिंग के अक्ष के समांतर में जो लोड लगता है उसको हम थ्रस्ट लोड कहते हैं। तो ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपकी इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 18 नंबर का, फिलिंग मटेरियल किसका मिश्रण होता है। तो याद रखिएगा, फिलिंग जो मटेरियल होता है वह बिस्मिथ, लेड, टिन और कैडमियम का मिश्रण होता है। जो फिलिंग मटेरियल होते हैं, ठीक है, यह प्रयोग किए हैं पाइप वगैरह की वेंडिंग के लिए। इसके लिए हम क्या करते हैं, फिलिंग मटेरियल को पाइप के अंदर भर देते हैं, अब उसको क्या करते हैं 70 डिग्री टेम्परेचर पर उसको गर्म करते हैं, उसके बाद उसकी बेंडिंग की जाती है। तो याद रखिएगा, जो फिलिंग मटेरियल्स हैं वो आपके बिस्मिथ, लेड, टिन और कैडमियम से मिलाकर के बनाए जाते हैं। इन सभी का क्या होता है, मिश्रण होता है, और इसको हम क्या करते हैं 70 डिग्री तापमान पर इसको हम गर्म करते हैं। ठीक है, तो ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है, आप इसको याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 19 नंबर का, स्पर्श रोलर की सेंट्रल लाइन और साइन बार का डेटम पृष्ठ होते हैं। तो ये एक समानांतर होते हैं, ठीक है, पैरेलल होते हैं, यहाँ पे इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20 नंबर का, एक लैब पर एब्रेसिव ग्रेन के एम्बेडिंग की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। तो लैब पर जो एब्रेसिव ग्रेन की एम्बेडिंग की प्रक्रिया होती है उसे हम चार्जिंग कहते हैं। ठीक है, तो ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कई सारे एग्जाम में पूछा गया है आपसे, तो इसको याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 21 नंबर का, रैपिंग एंगल को कौन बढ़ाता है। तो रैपिंग एंगल जो होता है आपका जॉकी पुली बढ़ाती है, जॉकी पुली को हम आइडल पुली भी कहते हैं। तो ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, आप इसको याद रखिएगा। और ये वहाँ पे प्रयोग किए थे जब जहाँ पे बेल्ट की लंबाई थोड़ी सी ज़्यादा हो और बार बार बेल्ट स्लिप कर रहा हो, तो वहाँ पे हम आइडलर पुली या जॉकी पुली का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट 22 नंबर क्वेश्चन है, ईजी आउट या स्टड एक्सट्रैक्टर क्या है। तो ईजी आउट या स्टड एक्सट्रैक्टर जो है आपका एक हैंड टूल है, जिसका प्रयोग जो है हम टूटे हुए टैप को निकालने के लिए हम इसका प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्रिंकेज फीड के लिए जाम को कितने तापमान की आवश्यकता होती है। तो श्रिंकेज फीड आपने कई सारे एग्जाम में देखा होगा और कई बार आपने इस क्वेश्चन को पढ़ा होगा, लेकिन ये क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट है। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन पूछ रहा है कि श्रिंकेज फीड के लिए जाव को कितने डिग्री सेल्सियस तापमान तक गर्म करने की आवश्यकता होती है, या कितना उसके लिए तापमान की आवश्यकता होती है। तो उसके लिए जो है आपका 100 से लेकर के 140 डिग्री सेल्सियस, यानी कि 100 से लेकर के 140 डिग्री सेल्सियस तापमान की हमें ज़रूरत होती है। यानी कि किसी भी वर्कपीस की जाम की अगर श्रिंकेज फीड करने हो तो उसके लिए हम जाम को क्या करते हैं 100 से लेकर 140 डिग्री सेल्सियस तापमान पर उसको गर्म करते हैं। ठीक है, और श्रिंकेज की फीड का जो उदाहरण होता है वो आपकी रिम होता है, सबसे बेस्ट उदाहरण। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन है 24 नंबर का, स्क्रैपर के कटिंग पॉइंट को किसके द्वारा तेज किया जाता है। तो आयल स्टोन के विधि के द्वारा हम स्क्रैपर के कटिंग पॉइंट को तेज करते हैं। स्क्रैपर एक प्रकार का सिंगल पॉइंट कटिंग टूल है। ठीक है, जो आपका विभिन्न प्रकार के स्क्रैपर आपके देखने को मिलते हैं, जैसे कि फ्लैट स्क्रैपर हो गया, ठीक है, हाफ राउंड स्क्रैपर हो गया, बुलनोज स्क्रैपर हो गया। ठीक है, तो स्क्रैपर की जो है ज़रूरत के हिसाब से हम अलग अलग प्रकार के स्क्रैपर भी आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है, और ये स्क्रैपर जो आपके टूल स्टील से बनाए जाते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और आज की इस वीडियो का अंतिम क्वेश्चन है शायद, जहाँ रोटरी मोशन को रेसिप्रोकेटिंग मोशन में परिवर्तित करना हो वहाँ किस बूस्ट का प्रयोग करते हैं। तो याद रखिएगा, जहाँ रोटरी मोशन को रेसिप्रोकेटिंग मोशन में परिवर्तित करना हो वहाँ बूस्ट की बात करें तो फ्लोटिंग बूस्ट का प्रयोग करते हैं।
ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है थोड़ा सा बदल के कि जहाँ रोटरी मोशन को रेसिप्रोकेटिंग मोशन में बदलने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, तो यहाँ पर एक और ओपिनियन आपका आंसर सही होगा, लेकिन यहाँ पे बूस्ट के बारे में बात की गई है, इसलिए क्वेश्चन में बूस्ट मेंशन किया गया है कि जहाँ रोटरी मोशन को रेसिप्रोकेटिंग मोशन में परिवर्तन करना, वहाँ किस बूस्ट का प्रयोग करते हैं, तो याद रखिएगा वहाँ पर हम फ्लोटिंग बूस्ट का प्रयोग करते हैं। ठीक है। तो ये 25 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो आज की इस वीडियो में हमने कवर किए हैं, और वीडियो को हमने जल्दी से जल्दी ख़त्म करने का प्रयास किया है। इसके साथ ही एक क्वेश्चन से जो महत्वपूर्ण पॉइंट बन सकते हैं उन महत्वपूर्ण पॉइंट्स को भी आप लोगों के साथ में डिस्कस करने का प्रयास किया है। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी, और वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो एक बार पुनः आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इसका जो वैल्यू है आपको आने वाले दिनों में देखने को मिलेगा। हम इस चैनल पे और भी चीज़ें करने वाले हैं आने वाले दिनों में, ठीक है, जो कि आपके फ्री ट्रेड के लिए एक बहुत ही अच्छा ये प्लेटफॉर्म होने वाला है। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल के साथ में जुड़े रहें, और हो सके तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करें, और आपका कोई भी सजेशन है, ठीक है, तो आप हमें कमेंट में आपसे ज़रूर बताएं। और हमारा चैनल एक व्हाट्सअप ग्रुप है जिसमें हम डेली वीडियो को PDF जो वहाँ पे शेयर करते हैं। तो अगर अभी तक आप हमारे उस ग्रुप में नहीं जुड़े हुए हैं तो आज की इस वीडियो में मैं लिंक दे दूँगा, वहाँ से आप ग्रुप में भी जुड़िए, वहाँ आपको फ्री ऑफ कॉस्ट इस क्वेश्चन की PDF भी मिल जाएगी। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।